This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? हमारा सीवीपी एनालिसिस का कॉन्सेप्चुअली आज लास्ट लेक्चर है और इसके क्वेश्चन तो चाहे जितने मर्जी कर लें कम होते हैं। वो है कंपाउंड सीवीपी एनालिसिस उसे बोला जाता है, कंपाउंड सीवीपी एनालिसिस या मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। कंपाउंड सीवीपी एनालिसिस या मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर पेपर में ये चीज़ आ जाए तो फ़ायदे में रहता है बंदा, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें मुश्किल जो होती हैं वो पूछता नहीं है, जो ट्रिक्स हैं या परसेंटेज की एप्लीकेशन है, तो ये बिल्कुल सीधा सवाल बन जाता है। ठीक है, कंपाउंड या मल्टीपल का मतलब आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट या कंपोनेंट्स एक से ज़्यादा होंगे। प्रोडक्ट या कंपोनेंट एक से ज़्यादा होंगे। तो हमने फिर करना कैसे है इसको कि सपोज दैट एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ए ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट बी ले लेते हैं। आपको उसकी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सपोज दैट वो कहता है कि जो ए के आपके यूनिट है ना, यूनिट सोल्ड, सपोज दैट 15,000 है और बी के यूनिट सोल्ड सपोज दैट 5,000 है। फिर वो कहता है कि जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सपोज दैट 75 रुपीज़ है और इसकी सपोज कर लेते हैं 111 है। फिर सेल प्राइस पर यूनिट सपोज दैट 100 पर यूनिट कर लेते हैं और इसकी 120 कर लेते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को मिला के सपोज 315,000। इन केस अगर हमारे पास ये सवाल है और हमसे वो पूछ सकता है कि हमें ब्रेक इवन सेल्स इन टोटल बताएं, ब्रेक इवन यूनिट्स इन टोटल बताएं, या अलग अलग प्रोडक्ट के बताएं। बाकी तो सारी चीजें अलग अलग गिवन है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना ये कंबाइंड गिवन है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कंबाइंड गिवन है और बाकी सारी चीजें सेपरेटली गिवन है। तो इसका बहुत ही आसान तरीकाकार वही जो मैथमेटिकल तरीका होता है कि हम सब कुछ फाइंड कर लेते हैं इकट्ठा ही, और फिर जिस रेशियो से उसका यूनिट दिए हुए हैं या किसी को भी बेस बना लेंगे, उस बेस के ऊपर हम उसको बाद में एलोकेट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सबने लिख लिया? मतलब वो हमसे पूछ सकता है ब्रेक इवन सेल्स बताएं टोटल में, इन टोटल या सेपरेटली, प्रोडक्ट ए का अलग प्रोडक्ट बी का अलग। फिर ब्रेक इवन यूनिट्स, वो हमसे यहां पर टारगेट प्रॉफिट भी पूछ सकता है। हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूछ सकता है
यानी सारी वो बातें जो हमने सिंपल ब्रेक इवन में पढ़ी हैं, वो सारी बातें वो इसके अंदर भी पूछ सकता है। इसको हल करने के दो तरीके होते हैं, एक आप सेपरेटली फाइंड करके उनको इकट्ठा करते जाएं, या कंबाइन फाइंड कर लें फिर उसको उसकी रेशियो के ऊपर एलोकेट कर दें। तो दोनों में से जो ज्यादा अच्छा और क्विक मेथड है वो है कि आप दोनों को पहले हल कर लें कंबाइन, और उसके बाद ये जो चीज फाइंड करनी है वो बताते जाएं। हम एक लेट कर लेते हैं टारगेट प्रॉफिट भी, कि कंपनी चाहती है कि वो 189,000 प्रॉफिट कमाए। एक टारगेटेड प्रॉफिट की भी एग्जांपल लिख लेते हैं, टारगेटेड प्रॉफिट 189,000 स्कोर, ये एंड पे करेंगे। पहले सिंपल सवाल लिखने का तरीका लिखें, हमें इन चीजों के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है पहले वो लिख लें। यहां पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, टोटल। हाँ जी, हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट ए प्रोडक्ट की कितनी है 100, प्रोडक्ट बी की 120, टोटल टोटल सेल प्राइस पर यूनिट कितनी आ जाएगी। अगर आप पर यूनिट के हिसाब से करोगे तो सवाल के गलत होने के चांसेस हैं। अगर आप पर यूनिट के हिसाब से टोटल करोगे तो सवाल के गलत होने के चांसेस हैं, याद रखें, क्योंकि वो रेशो सेम नहीं आएगी। आपने टोटल करने का तरीकाकार क्या करना है, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। जी जनाब, 15,000 यूनिट ए के हैं, 5,000 यूनिट बी के हैं। जी जनाब, सेल टोटल बताएं, मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000। हाँ जी जनाब, कोई कैलकुलेटर वाला भाई साहब हो और कैलकुलेशन भी करना जानता हो तो मुझे टोटल बताते जाएं कितनी अमाउंट आएगी। 2100,000। 2100,000 टोटल सेल्स आ गई। फिर उसके बाद आ जाए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जाहिर सी बात है यूनिट पर डिपेंड करती है। आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास है 75 और 111। जी जनाब, 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 111 से, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। जी, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 75, 1680 000। हाँ जी, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। हाँ जी जनाब, कंट्रीब्यूशन कितना आता है 2100 माइनस 420,000। डन होगी बात। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कोई बता सकता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 420,000 को किस वैल्यू पे डिवाइड करूं।
420,000 को किस वैल्यू पे डिवाइड करूं? 15,000 पे या 20,000 पे? जी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास कितना आ गया? 21। 21। क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया है ये टोटल बैच का आया है, टोटल प्रोडक्शन का आया है, सिर्फ एक किसी का नहीं आया। हाँ जी जनाब, अब हम इसका CS रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि अभी करीब ही है। CS रेशियो हाँ जी जनाब, CS रेशियो भी मुझे बता दे कितनी आ रही है। ये है आपका C और ये है आपका S इन टोटल। हाँ जी जनाब, 420,000 0.2 डिवाइडेड बाय 2100,000, 0.2। क्लियर होगी बात? हाँ जी, 420,000 डिवाइडेड बाय CS रेशियो 0.2। अब आपने जो जो फाइंड करना है वो साथ साथ करते जाए। आपको चाहिए सपोज कंट्रीब्यूशन सेल्स, आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन सेल्स। हाँ जी जनाब, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 315,000 डिवाइडेड बाय 315,000 डिवाइडेड बाय CS रेशियो कितनी है? 0.2। तो कितनी सेल्स आ गई आपकी कंट्रीब्यूशन सेल्स? 1575000। 1575000 ये हमारी आई है इन टोटल। ये टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स हैं। अगर आपने A और B को अलग अलग करना है तो 90% याद रखें, आपने इसको सेपरेट करना है यूनिट बेस के ऊपर, मतलब सेल बेस के ऊपर। 15,000 एक के यूनिट हैं, 5,000 दूसरे के हैं। अब इसी को ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल तरीका ये होता है कि इसको सिंपलीफाई करके किया जाए। मैथमेटिकल तरीका क्या है कि इसको सिंपलीफाई करके किया जाए। तो सिंपलीफाई करेंगे तो 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3:1 बन रहा है। क्या बन रहा है? 3:1। हाँ जी जनाब, तो कैसे करेंगे? ए के लिए अगर वो इस 1575000 को सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड कर देंगे और उसकी रेलिवेंट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए की कंट्रीब्यूशन सेल्स, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स। ये कंट्रीब्यूशन सेल्स नहीं है, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स है। और इसी तरह से हम करेंगे B इज इक्वल टू 1575000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके की बात? तो ये हमारे पास बता दें जरा कितनी कितनी अमाउंट आ रही है। 1575 118250। 11
81250 और दूसरे का क्या आ जाएगा 393750 393750। ये इस तरह से आपका, यानी जो भी आपने फाइंड करना है ना, इन टोटल में फाइंड कर लें और फिर जिस रेशो में अवेलेबल है उस रेशो में उसको डिवाइड करते जाए। अब बिल्कुल ये तो हमने ब्रेक इवन सेल्स फाइंड किए हैं ना, ठीक है, ये हमने ब्रेक इवन सेल्स फाइंड किए हैं। अब हम ऐसा करते हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला क्या बनता है? ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला बनता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके की बात। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 315,000। ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, सॉरी ब्रेक इवन पर यूनिट, ये आपने फाइंड किया ब्रेक इवन पर यूनिट 21,000, सॉरी 21 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं 15,000 15,000 15,000, ओके की बात। अब अगर हमने ए और बी के सेपरेट करने हैं तो बिल्कुल वैसे ही ब्रेक इवन यूनिट्स जब हम सेपरेट करेंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स 15,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और बी के लिए 15,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, जो क्योंकि बात बिल्कुल वही काम करना है जो रेशियो हमें गिवन है। ये बेस वो या तो बता देता है या बेस हम खुद भी बना लेते हैं। कभी वो बेस बनाते हुए हम नीचे नोट दे देंगे। मोस्टली वॉल्यूम बनाया जाता है, सेल प्राइस भी बनाई जा सकती है। इन टोटल सेल प्राइस भी बनानी है तो इन टोटल बनानी है, ओके की बात। तो ये ए के कितने ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए 15,000 divided by 4 multiplied by 3 11250 11250 और 3750 3750, ओके की बात। हाँ जी, तो इस तरह से ये हमारा यूनिट्स आ गया, ब्रेक इवन यूनिट्स 11250 और 3750। अब और क्या सवाल पूछा जा सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी वो अलग अलग भी पूछ सकता है हमसे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स में भी पूछ सकता है, कंबाइन भी पूछ सकता है। तो सिंपल मैं आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंबाइन बता देता हूं, सेपरेट अलग अलग नहीं करते। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स और फार्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स और फार्मूला। अगर हम इन सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लिखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जी टोटल सेल्स हमारी कितनी है पता है आपको, टोटल सेल्स हमारी कितनी है 2100,000।
टोटल सेल्स अभी फाइंड नहीं की थी पहले, माइनस ब्रेक इवन सेल्स 1575000 डिवाइडेड बाय 2100,000, ये हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगे। जी जनाब, कितनी आ रही हैं? 25. 25%। और अगर इन यूनिट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, इन यूनिट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज चाहिए, तो जो यूनिट सेल किए हैं, सो यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। गॉट इट? तो जो यूनिट सेल किए हैं, मतलब जो ओरिजिनली यूनिट हमारे सेल हुए हैं नॉर्मल, वो है 20,000। ब्रेक इवन कितने आए हैं? 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000। हाँ जी जनाब, 25%. 25%। तो चाहे हम सेल वॉल्यूम में देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सेल यूनिट में देखेंगे, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है। मतलब हम अपने ब्रेक इवन से ऊपर जा का एरिया है वो 25% का है। अगर वो देखिए, हमने क्या किया, दोनों प्रोडक्ट को पहले इन टोटल किया, लेकिन याद रखें जब भी टोटल का कॉलम बनाना है पर यूनिट में नहीं बनाना, टोटल अमाउंट में बनाना है, तब आपका सवाल ठीक होगा, वरना नहीं। पर यूनिट अगर करोगे तो सवाल कुछ और ही हो जाएगा। अगर टारगेटेड प्रॉफिट की बात करें, सिंपल क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट में टारगेटेड प्रॉफिट प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय अमाउंट में चाहिए तो सीएस रेशो, और यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब अगर हमें अमाउंट में टारगेटेड प्रॉफिट चाहिए तो सीएस रेशो, इससे हमारे पास वो सेल्स आ जाएंगी जिससे हमारा टारगेटेड प्रॉफिट अचीव होगा। तो इसकी हेडिंग टारगेटेड प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, टारगेटेड सेल्स होना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट है 3,15,000, टारगेटेड प्रॉफिट है 189,000 डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो हमारा कितना आ रहा था इन टोटल 0.2, 420 डिवाइड बाय 2100 0.2। तो कितनी सेल्स करेंगे तो 189,000 हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। फाइंड करें जरा। 2520,000. 2520,000। हाँ जी जनाब, तो ये हमारा कंपाउंड फैक्टर था। अच्छा, आज ना हमारे इलाके की लाइट का स्केड्यूल चेंज हुआ है, इसलिए क्लास लेट किया है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि कल लाइट का स्केड्यूल यही रिवाइज हो गया है या शायद वही पुराना है। तो 7:15 बजे लाइट चली गई थी, 8:15 बजे लाइट आई है। तो अगर कल का भी स्केड्यूल यही हुआ तो या फिर हमें क्लास 6:15 बजे स्टार्ट करनी पड़ेगी या फिर यही टाइम होगा। तो आप अपनी फिजिबिलिटी मुझे बता देना अब ग्रुप में मैसेज करके कि जो ना आप लोगों का टाइम, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोगों का टाइम क्लासेस में लगे, अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा लगे। वैसे अब सीवीपी हमारा ख़त्म हो गया, सीवीपी पे इतना मसला अब नहीं रहा। सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट रहता था, जी पेज नंबर
हाँ जी, ऑलमोस्ट आ ही गया। हाँ जी, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 8 निकालें। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 8। जी, पहला सवाल हमारा हो गया है। ये पेज नंबर मुझे बताइएगा। 507. 507। चलिए, हाँ जी, आप पढ़ना स्टार्ट करें। जी जनाब, एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ जी, मैं पढ़ देता हूँ। अगर इसमें कोई परेशानी हुई तो हम डिस्कस कर लेंगे या सवाल हल कर लेते हैं, कहते हो तो। लिखा हुआ है, सॉल्वेंट लिमिटेड हैज 2 डिवीजन ईच ऑफ विच मेक्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। द बजटेड डाटा फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर। सेल्स उसने बता दी, डायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट होगी, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइस पर यूनिट। वैसे तो प्राइस पर यूनिट ना भी बताए तो हम कर लेंगे हल, कोई मसला नहीं। फिर लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में वो डिटेल हमें बता रहा है। हाँ जी जनाब, पहला कहता है प्रोडक्ट ए इज स्टोर्ड, प्रोडक्ट ए इज स्टोर्ड इन अ रेंट वेयर हाउस वेयर रेंट इज 0.25 मिलियन पर मंथ। एक महीने का 0.25 मिलियन। और ये फैक्ट्री ओवरहेड की डिटेल बता रहा है, मतलब ये जो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन बताई हुई है ना, इसके बारे में बता रहा है। फिर कहते हैं प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर अंडर स्पेशल कंडीशन। इट इज स्टोर इन थर्ड पार्टी वेयरहाउस एंड द कंपनी हैज टू पे रेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूटिलाइज्ड varies in accordance with the product in unit. The rent has been budgeted 0.12 million per month। मतलब हमें प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का पर मंथ रेंट बता दिया गया। Indirect labor has been budgeted 20% of direct labor, 70% of indirect labor is fixed। मतलब उसने डायरेक्ट लेबर के अंदर 20% इनडायरेक्ट लेबर है और उसके 20% का 70% फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन 0.6 मिलियन और 6 मिलियन और 2 मिलियन है। फिर 80% of the cost of electricity and fuel varies in accordance with the production in units and the total cost has been budgeted at 4 million। कहता है कि टोटल कॉस्ट 4 मिलियन है जिसमें 80% वेरिएबल है, तो 20% इसमें भी फिक्स है। और कहता है ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड।
तो जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं हमने उसको अलग करना है, और जो फिक्स्ड है उसको पहले अलग करना है, क्योंकि हमारे सारे मामलात के लिए वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड अलग होना जरूरी है। तो ऊपर उसने हमें जो वेरिएबल बताया है ना, हम पहले वो अलग कर लेते। ओके होगी बात। अब आपने मुझे बताना है सबसे पहले दोनों के, पहले फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं। ए और बी दो प्रोडक्ट है, उसने हमें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए हैं, ये टोटल है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 35 मिलियन और 15 मिलियन। 35 मिलियन और 15 मिलियन, ये टोटल है। इसमें फिक्स्ड भी है, इसमें वेरिएबल भी है। इसके अंदर अगर हम फिक्स्ड अलग कर दें या वेरिएबल अलग कर दें, उसने कहा है वेरिएबल के बारे में उसने बता दिया है और कहता है बाकी सारे फिक्स्ड हैं, तो हम इसमें से वेरिएबल निकाल लेते हैं, ए के भी और बी के भी, और बाकी रहने देते हैं। ओके की बात। तो जनाब पहले मुझे बताएं, इस पहली लाइन के अंदर, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, प्रोडक्ट ए इज स्टोर्ड इज रेंटेड वेयरहाउस हुज रेंट इज 0.25 मिलियन पर मंथ, क्या ये फिक्स है या वेरिएबल है? इस लाइन को पढ़ के बताएं, ये रेंट फिक्स्ड है या वेरिएबल है? जी फिक्स्ड है। फिक्स्ड है। हम इसमें से ना वेरिएबल अलग करने लगे, क्योंकि वेरिएबल अलग कर लेंगे बाकी फिक्स्ड, क्योंकि उसने कहा ऑल अदर ओवरहेड आर फिक्स्ड। यहां पर उसने इंफॉर्मेशन की एंड पे आखिरी लाइन में देखें, कहते ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, मतलब जो उसने बता दिया वो वेरिएबल हैं, बाकी सारे फिक्स्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, रेंट इसका फिक्स्ड है, इसको नहीं कुछ कहते। फिर अगली प्रोडक्ट बी के बारे में पढ़ना शुरू करें। कहता है प्रोडक्ट बी is required to store under special condition. It is stored in a third party warehouse and the company has to pay rent on the basis of space utilized varies in accordance with the production in unit. ये रेंट वेरिएबल है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। क्या? तो ये उस वेरिएबल भाई साहब, जो भाई साहब ने ये लाइन दरमियान में लिख दी है कि विच वेरीज फ्रॉम द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपने तो उसकी मेहनत ही जाया कर दी। क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स। कहता है प्रोडक्शन चेंज होगी तो रेंट भी चेंज हो जाएगा, तो ये वेरिएबल है। लेकिन सर उसने आगे पर मंथ नहीं दे दिया, तो जो पर मंथ होती है टाइम के लिहाज से फिक्स नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसने वो एवरेज रेट बनाकर दे दिया है। लेकिन कहता है कि अगर इस बजटेड दिया है ना, बजटेड दिया है प्रोडक्शन के हिसाब से, ऑन द प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसे रेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा। फिर प्रोडक्शन अगर इससे कम हो गई तो रेंट भी कम देना पड़ेगा। बजटेड है तो जो हमने मौजूदा प्रोडक्शन बजट की है उसके हिसाब से रेंट बताए हुए, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वो रेंट भी फिर ज्यादा कर देगा, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि ये इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स। तो प्रोडक्शन पर जो बेस चीज करती है वो चीज वेरिएबल होती है, और वेरिएबल है क्या, 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 12, ऐसा ही है ना, 0.12 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12,
तो कितना आंसर आ गया? 1.44। Yes. 1.44 मिलियन में लिखना है। तो ये वेरिएबल है, हमने ऐसे, ये वेरिएबल है, इसके नीचे ये वेरिएबल की वर्किंग हो रही है। ऊपर टोटल लिखे हुए हैं, नीचे वेरिएबल, इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो सारे फिक्स्ड हो जाएंगे। अगले पॉइंट वो कहता है इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 70% ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज फिक्स्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने वेरिएबल अलग करने हैं। ये बात ध्यान में रख लें, हमने वेरिएबल अलग करने हैं इनडायरेक्ट लेबर के। वो कहता है, पहली बात वो कहता है इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 70% ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट लेबर का 30% वेरिएबल है, इनडायरेक्ट लेबर का 30% वेरिएबल है। तो हम कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर, आपने इसमें से लिखने कौन सी अमाउंट है भला? वेरिएबल। तो 60 मिलियन और 45 मिलियन गिवन है डाटा। 60 मिलियन का 20% इनडायरेक्ट है और इस 20% का 30% वेरिएबल है। 60 मिलियन का 20% इनडायरेक्ट, जो आंसर आएगा उसका 30% वेरिएबल। तो वेरिएबल कितना हुआ? 0.6 million. 3600,000. 33.6 मिलियन या 3600,000। और बिल्कुल ऐसे ही दूसरी अमाउंट क्या? 45 मिलियन, उसका 20% का 30% वेरिएबल है। ये कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2.7 million. 2700,000. 2700,000 या ये वेरिएबल अमाउंट है। डन। एंड पे उसने बताया है जनाब डेप्रिसिएशन, ये तो फिक्स होती है और वो उसके अंदर मौजूद है। 80% of the electricity in accordance with the production in units and total cost has been budgeted 4 million। हाँ जी जनाब, यहां पर उसने कहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स। कहते हैं यूनिट्स के हिसाब से प्रोडक्शन चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि जितने यूनिट जिसके होंगे उतने ही इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये ऊपर डाटा गिवन हुआ है, जरा गौर फरमाएं। सेल प्राइस पर यूनिट नीचे गिवन है और ऊपर सेल्स गिवन है। इनको आपस में डिवाइड कर लें तो पहले तो यूनिट फाइंड कर लेते हैं। यहां पर साइड पे आए, जरा यूनिट बताएं कितने सेल हुए हैं। प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है? 200 मिलियन। 200 मिलियन है प्रोडक्ट ए की सेल और 150 मिलियन है प्रोडक्ट बी की सेल। इनको अपनी अपनी सेल प्राइस पर यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं। इसकी 20 कीमत है, इसकी 25 है, तो हमारे पास दोनों के यूनिट्स आ जाएंगे। ये बताया जरा कितने यूनिट आ गए? 10 million. 10 मिलियन आ गया। यूनिट 10 मिलियन में लिख देते हैं और दूसरे के 6 million. 6 मिलियन। डन। और अगर टोटल बात करें तो 16 मिलियन। अब इसको ना जब भी ये यहां पर रेशो यूज करेंगे ना
तो 6 जीरो से ये 6 जीरो कैंसिल, 2 पे डिवाइड कर दिया तो 5:3 बन जाएगा। अल्टीमेटली ये रेशो हमें फायदा देगी, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट रेशो करके। तो यहां पर भी हम यही काम करने लगे हैं, जरा गौर करना। फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी जनाब, 4 मिलियन है, 4 मिलियन का 80%, किस रेशियो से 0.2 मल्टीप्लाई million. करेंगे इसको? 5/8 से। इस बात की समझ लगी 5/8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये देखें, उसने कहा है इसके यूनिट बेस के ऊपर जितनी प्रोडक्शन होगी उस हिसाब से एलोकेशन होगी। बिल्कुल इसका फिर क्या करेंगे, 4 मिलियन का 80% वेरिएबल है टोटल, और इसको एलोकेट हो जाएगा 3/8। लो जनाब, अमाउंट बता दें कितनी कितनी आ गई। 3.2 million. 3.2 million. पहले इसको 80% से मल्टीप्लाई करो, फिर 5/8 से भी मल्टीप्लाई करो। एलोकेट भी करना है ना प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को अलग अलग। 2 million. इसका 2 मिलियन आ जाएगा। ये सिर्फ अभी हम वेरिएबल कॉस्ट, दूसरे का कितना आ गया? 1.2 million. 1.2 मिलियन। लो जनाब, सवाल के अंदर हमें फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दी हमने, मैं ये हाईलाइट करने लगा हूं। ये वर्किंग है, ये इसकी मैंने साथ वर्किंग शो की है, और जो दूसरी अमाउंट है वो मेन अमाउंट है। ये जो हाईलाइट नहीं किया हुआ ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल ओवरहेड्स हैं, और ये जो हमने अभी फाइंड किए हैं ये वेरिएबल हैं। तो इनमें से वो कहता है जो उसने बता दिए उसके अलावा बाकी सारे फिक्स हैं। तो पता है जनाब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है ए की और बी की, फिर टोटल भी कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ए की भी बताएं और बी की भी बताएं। 294000000. इसमें से माइनस करना है, इसमें से ये सारे माइनस कर देने। 294000000, और प्रोडक्ट बी की 96600000. 96600000। इनका टोटल भी बता दें, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमें टोटल में चाहिए होती है। 390600000. 390600000। लो जनाब, अगर आपको अलग अलग ब्रेक इवन चाहिए, इनकी अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, टोटल गिवन है, आप अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो, इन टोटल भी फाइंड कर सकते हो। आपको क्योंकि पिछले सवाल के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट इकट्ठी गिवन थी, इसमें इकट्ठी भी है अलग अलग भी है। आप कंबाइंड ब्रेक इवन भी फाइंड कर सकते हो, इसमें सेपरेट भी। फिक्स्ड कॉस्ट की वर्किंग मैंने आपको करवा दी। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है सारे। वेरिएबल कॉस्ट में ये मटेरियल है, लेबर है, ये डायरेक्ट लेबर है, और वेरिएबल जो यहां से ओवरहेड से निकाली है ना वेरिएबल, तो वेरिएबल कॉस्ट वर्किंग मैं करवा देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट ए और बी, हाँ जी, क्या क्या आएगा? पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल है 45 मिलियन, 30 मिलियन,
लेबर है 60-45 और ओवरहेड्स ये हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। 3.6 मिलियन और 2 मिलियन, 5.6 मिलियन, फिर 1.44, 2.7, 1.2, ये वेरिएबल है ओवरहेड में। तो प्लस करके बताया जरा कितना आ रहा है वेरिएबल? 5.34 million. 5.34, 5.34 इनको प्लस कर लेंगे तो ए की वेरिएबल कॉस्ट, बी की वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाएंगे। तो ए की वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बता दे कितनी अमाउंट आ गई? 110.6. 110.6 का मतलब है कि ये आ गया। और दूसरी अमाउंट 80.34. 80.34। लो जनाब, ये अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कंबाइन। कंबाइन कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ गई? 90.94 million. हाँ जी जनाब, आपके पास अब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो वो कहता है वो फाइंड करके दे दें। यानी ये अलग अलग भी गिवन है, अलग अलग पूछे अलग अलग बता दें, इन टोटल पूछे इन टोटल बता दें। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है सबकी, और सवाल के अंदर हमें गिवन है सेल्स। ये देखें पहली लाइन सेल्स भी गिवन है। तो अब आपने खुद ये सवाल आगे हल करना है। क्या वो कहता है कि कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स। अज्यूमिंग दैट द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी, तो सबकी अलग अलग भी बता देना और सबकी कंबाइन भी बता देना। तो जनाब ये आप जो जी सर ये जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर ली है, हाँ इसमें जी, इनडायरेक्ट भी है ना 20%, तो उसका 70% फिक्स माइनस नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, आपने सवाल नहीं गौर से पढ़ा। ये जो इनडायरेक्ट लेबर है ना उसके ऊपर बेस कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर मौजूद फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर है, ये उसने बताया है। ये उसने कहा है फैक्ट, ये जो ये हेडिंग बताई है ना ये वाली, ये उसके अंदर नीचे पांचों पॉइंट्स फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर है, डायरेक्ट लेबर के अंदर वो अमाउंट नहीं है। आपने देखा नहीं, हमने उसको ओवरहेड से माइनस किया है, लेबर से नहीं माइनस किया। ओके। चले, और कोई बात? तो आपने पहले 7 क्वेश्चन तो आप जितनी दफा भी करें कम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8वां सवाल आपने करना है, बहुत आसान सा सवाल है, ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान क्वेश्चन है, वो भी आपने करना है। तो ये 2 ही करने हैं क्योंकि आप वो माशाल्लाह दूसरा काम भी कर रहे हो साथ, तो 2 सवाल सिर्फ करने हैं। और कल फ्राइडे है तो बाकी ये 2 सवाल कर लें तो फिर आगे देखते हैं, क्योंकि इसके टोटल मेकर में 16 क्वेश्चन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इसको कितने दिन मजीद कैरी करना है। अगर आपको अब सवाल आपके हल होने लग गए हैं तो फिर हम प्रोसेस अकाउंट पे चले जाएं। तो कल का दिन एक और लगाते हैं, मैं देखता हूं कि इसमें कोई अगर मुश्किल सवाल है, सोल्यूशन को नहीं देखने की कोशिश करनी, कंपाउंड के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अगर सोल्यूशन को देखकर चलोगे तो ये मुश्किल में होगा। तो सोल्यूशन को नहीं देखना, वो बड़ा अजीब हल किया हुआ है, आप अपने तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो कल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लें, 8 + 9, और मैं फर्दर क्वेश्चन पढ़ के देख लेता हूँ कि अगर कोई उसमें अच्छा सवाल है तो मैं कल करवा दूंगा। तो कल सीवीपी पे लास्ट डे करते हैं, फिर इंशाल्लाह प्रोसेस अकाउंट पे चलते हैं।